अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं रुखशान मीर। आज ईद उल फितर का पुरमसरत मौका है और ईद के शोज़ आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर। हमारी कोशिश होती है कि बड़े दिलचस्प और मुनफरिद जो हमारे मेहमान हैं उनके साथ हम इस मौके पर गुफ्तगू करें। मेरे साथ मौजूद हैं उमैर भट्टी साहब, पाकिस्तान में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के सबसे बड़े इम्पोर्टर भी हैं और एक्सपोर्टर भी हैं, यानी जो इस शोबे से मुंसलिक बड़े नाम हैं उनमें शुमार होता है इनका। तो हम इनसे ईद के हवाले से भी बात करेंगे और बड़ा अहम सवाल जो हर पाकिस्तानी जिसका जवाब जानना चाहता है कि आखिर क्या होता है कि 11 महीने जो कीमतें हैं अशिया की वो एक जैसी रहती हैं, लेकिन रमज़ान आते ही इस कदर महंगाई, इस कदर चीज़ें लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो जाती हैं कि लोग प्रोटेस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर भी। और ईद के बाद क्या मामला दोबारा से बेहतर हो जाएंगे? उमैर भट्टी साहब से हम जानते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये मुझे बताएं, ईद कैसी गुजर रही? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। ईद की शुरुआत रूटीन के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह सुबह की नमाज़ पढ़ के उसके बाद फिर अपनी दादा दादी और बाकी जो अज़ीज़ व क़ारिब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं उनकी कब्रों पे हाज़िरी और वहाँ पे फ़ातिह ख़ानी करके सारे ताए चचा एक ही जगह पे, हम एक ही घर पे खाना खाते हैं, दोपहर का भी और रात का भी। तो बड़ा खुशगवार और बड़ा खुशी से सारा माहौल होता है और अल्लाह की बड़ी रहमत से बड़ा अच्छा गुजरता है अल्हम्दुलिल्लाह। डे 1 हम इस तरह स्पेंड करते हैं। डे 2 पे हर बंदा हेडक्वार्टर रिपोर्ट करता है। जो शादीशुदा अपने ससुराल जाते हैं और जाके वहाँ पे उनसे मुलाकात करते हैं, ईद की ग्रीटिंग्स देते हैं एक दूसरे को, ईदियाँ वगैरह देते लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं। वो ईद ज़्यादा अच्छी थी जब हेडक्वार्टर नहीं जाना पड़ता था, या अब ज़्यादा दिलचस्प है? देखें, ईद की खुशियाँ तो जितने ज़्यादा लोग आपकी ज़िंदगी में ऐड अप होते जाते हैं उतनी आपकी ईद की खुशियाँ बढ़ती जाती हैं। ईद का मतलब क्या है? ईद का मतलब बेसिकली जो रमज़ान मुबारक का महीना अल्लाह ताला ने हमें अता किया है उसकी सेलिब्रेशन है ईद। अल्लाह ताला ने उसके तोहफ़े में मुसलमानों को ईद का तोहफ़ा अता फ़रमाया। तो उसमें जितने ज़्यादा लोग एक दूसरे के साथ मिलके उसको खुशी से गुजारेंगे उसका मज़ा उतना ज़्यादा होगा। थोड़ा सा सियासी बयान दे दिया आप। नहीं, हेडक्वार्टर तो आपको पता है, फिर उसके मतलब तो बंदा बात भी कोई नहीं कर सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वैसे वेरी हैप्पीली मैरिड और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ने बहुत प्यार करने वाले लोगों से नवाजा अपनी रहमत से। अब आज जो हमारा डिजिटल दौर की ईद है, या जब ईद कार्ड्स होते थे दोस्तों के साथ जाना, ईद कार्ड शेरो शायरी भी उसके ऊपर चल रही है, अब सिर्फ मैसेज फॉरवर्ड कर देना, ये कैसा कल्चर है? देखें, बुनियादी तौर पे तो ईद का मतलब ही एक दूसरे से मिलना गिलना और एक दूसरे को खुशी का पैगाम देना है। तो सबसे बेहतरीन तरीका तो ईद का मतलब ही है कि आप पर्सनली जाके हर बंदे को विज़िट करें, जाके उसको ईद की मुबारकबाद पेश करें। ये डिजिटल तरीके से कुछ तो चीज़ें आसान भी हो गई हैं, कुछ इसको जान छुड़ाने वाला काम भी हो गया हुआ है। तो बेहतर तरीक़ाकार तो ये है कि आप ईद पे सबसे जाके मिलें और ख़ुशी का पैगाम बांटें और सब में खुशियाँ बांटें, अपने रिश्तेदारों के साथ भी, अज़ीज़ व क़ारिब के साथ भी, अपने मुलाज़मीन के साथ भी, अपने अपने शहर के लोगों के साथ भी और अपने मुल्क के लोगों के साथ, हर एक के साथ। उमर भाई, बुनियादी सवाल तो ये है कि आप क्या करते हैं? रोज़ों में चीज़ें क्यों महंगी हो जाती हैं? अब जो सब्ज़ी 500 रुपये किलो थी, रोज़ों में 800 मिलती रही, ईद के बाद अब शायद हमें दोबारा से रिवर्स हो जाएगी वो। तो क्या करते हैं आप ऐसा? देखें, ये इसमें सिर्फ हम नहीं करते, इसमें हमारे मुल्क की जो सारी अवाम है वो मिल के इस चीज़ को प्रमोट करती है। वो किस तरीके से प्रमोट करती है इसको? जिस इंसान को जो रूटीन में चीज़ें चलती हैं उसमें इतनी फ्लक्चुएशन नहीं आती, उसमें बड़ी माइनर फ्लक्चुएशन आती है। एक चीज़ की 10% 15% कीमत बढ़ना, 10-15% कीमत कम होना। रमज़ान का महीना वाहिद इस तरह का हमारे सारे साल में आता है जिसमें चीज़ों की कीमतें डबल भी हो जाती हैं, बाज़ों का ट्रिपल भी हो जाती हैं। और ये चीज़ आपने नोट की होगी, जिस वक्त रमज़ान का महीना शुरू होने से 4-5 दिन पहले और फिर रमज़ान का जो आखिरी अशरा है उससे चंद दिन पहले इन चीज़ों की कीमतें ज़्यादा बूम करती हैं और रमज़ान के बाद वही आप वाली बात के दोबारा अपनी रूटीन पर चीज़ें वापस आना शुरू हो जाती हैं। इसमें हमारी जो ओल्ड हैबिट्स हैं, वो ओल्ड हैबिट्स हमारी क्या हैं कि हम लोग रमज़ान का महीना शुरू होने से चंद दिन पहले हर इंसान की कोशिश होती है कि मैं अपनी सारी ग्रोसरी पूरी कर लूँ ताकि यार रमज़ान के महीने में मुझे बाहर ना निकलना पड़े, रमज़ान से पहले मैं हर चीज़ को अपना पूरा करूँ। अब आप देखें, मुल्क की आवाम 25 करोड़ की आबादी पाकिस्तान की तकरीबन, वो ये तो नहीं है कि रमज़ान के महीने में 35 करोड़ की हो जाती है, रूटीन के दिनों में वो 25 करोड़ रुपए की रहती है। तो को आसमान से उतर कर तो लोग आते नहीं, यही लोग हैं। हमारी हैबिट है कि हम लोग रमज़ान के महीने से पहले एक चीज़ को हर बंदा स्टॉक करता है अपने घर में पूरे महीने के लिए। जब एक बंदा पूरे घर में एक चीज़ को स्टोर करेगा और वो इतनी ज़्यादा तादाद में अवाम उसको स्टोर करेंगे तो उसकी सप्लाई का इशू आएगा। पेरिशेबल कमोडिटीज़ का इशू ये है कि इसकी शेल्फ़ लाइफ बहुत कम होती है। इसकी शेल्फ़ लाइफ विदाउट फ्रिज या विदाउट फ्रीज़र आप इसको आम हालत में, आम रूम टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा दिनों तक स्टोर नहीं कर सकते। 10-15-20-25 दिन तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें
अगर तो हम लोग अपनी ओल्ड हैबिट से बाहर नहीं आएंगे तो इसको हम बेहतर नहीं कर सकते। अगर आप रमज़ान के महीने में भी रूटीन की ग्रोसरी करें, जैसे आप रूटीन में 2 दिन 3 दिन 4 दिन की हर बंदा ग्रोसरी करता है, रमज़ान के महीने में भी वो उसी तरह ही ग्रोसरी करें तो चीज़ों की कीमतें ऊपर नहीं जाएंगी। ये डिमांड और सप्लाई मैकेनिज़्म है। पेरिशेबल कमोडिटीज़ की सप्लाई को आप एक हद तक इंश्योर करेंगे। जब उसमें 10% सरप्लस या 10% शॉर्टेज होगी तो एकदम से चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ेगी भी और चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा कम भी होगी। उमेर भाई, हम बचपन से पढ़ते आए हैं, स्कूल में भी कॉलेज में भी, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और हमें फ़ख्र है इस बात पर, लेकिन ऐसा क्यों है कि हम ज़राअत में ही इतना पीछे रह गए और हमें अब दूसरी इंडस्ट्रीज, अब हम कहते हैं कि आईटी में अगर पाकिस्तान बेहतर होगा तो मामलात बेहतर होंगे, हम अपनी ज़राअत में क्यों नाकाम हो गए? हमारी ज़राअत में नाकामी की जो एक बहुत बुनियादी वजह है वो ये है कि आप देखें कि हमारे यहाँ पे रूरल और अर्बन कल्चर बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया हुआ है। हर बंदा जो देहात में रहता है वो कोशिश करता है वो शहरों को आके बात करे। दो हमारे शहर ऑलरेडी आबाद हो चुके हैं, हमें अपने देहात आबाद करने की ज़रूरत है। दुनिया को इस वक्त दो चीज़ों का बड़ा सवेर चैलेंज है। फर्स्ट वन ग्लोबल वार्मिंग, सेकेंड वन फूड स्कैरसिटी। ग्लोबल वार्मिंग के इशू को तो बड़ी दुनिया पे एड्रेस किया जा रहा है, लेकिन जो फूड स्कैरसिटी का इशू है उसको दुनिया में बहुत ज़्यादा एड्रेस अभी भी नहीं किया जा रहा। ख़ुसूसन पाकिस्तान की जो आप बात कर रहे हैं कि हमारा एग्रीकल्चरल यहाँ पे लैंड है, दो हमारा लैंड दुनिया में बहुत अच्छा समझा जाता है, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी दुनिया में बड़ी अच्छी समझी जाती है, लेकिन उसके बावजूद हमें दुनिया में कम्पीट करने में प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं। दुनिया में कम्पीट करने में प्रॉब्लम्स क्यों पेश आ रही हैं? उसके सबसे बेसिक वजह है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है। अगर हम अपने देखें किसी भी जगह पे उस चीज़ को बेहतर करने के लिए कंपटीशन की ज़रूरत होती है। जिस जगह पे कंपटीशन होगा उसका फ़ायदा किसको होगा? कंज्यूमर को फ़ायदा होगा। आज फॉर एग्जांपल हम मीडिया की बात कर लेते हैं। मीडिया एक बहुत बेहतरीन कंटेंट हर चैनल प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। सुबह शाम की रेस लगी हुई है, बेहतरीन कंटेंट प्रोड्यूस करें। वो किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं? वो आवाम के, कंज्यूमर के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो उसका एंड यूज़र है उसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी तरह ही कारोबार में भी हम लोगों को इनोवेशन की ज़रूरत है, हमें मॉडर्न सीड्स यूज़ करने की ज़रूरत है, हमें टनल फार्मिंग की ज़रूरत है, ताकि हम लोग अपने जो ज़रूरी लैंड हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा आबाद करें। पाकिस्तान में अभी भी आप देखें तकरीबन 40 से 50-60% लैंड इस तरह का है जो ज़रूरी लैंड है, लेकिन उसको अभी तक हम लोगों ने ज़राअत के काबिल बनाया ही नहीं है। तो हमें अपने ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को ज़राअत के काबिल बनाने की ज़रूरत है ताकि हम लोग एग्रीकल्चर को मज़ीद बढ़ा सकें। हमारे पंजाब रीजन में इसमें फिर काम हो रहा है। आप बलोचिस्तान में देखें बहुत कम काम हुआ है, सिंध में देखें बहुत कम काम हुआ है, केपी के हमारा तकरीबन सारा ही खाली पड़ा है। तो इस चीज़ पे हमें बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। हमारा लैंड दुनिया में बहुत अच्छा समझा जाता है, उसकी वजह से हमारी जो क्रॉप की क्वालिटी है इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। उसकी हमारी बिजली महंगी है, हमारी गैस महंगी है, हमारा फर्टिलाइज़र बहुत महंगा है। हमारे किसान को जब तक सहूलियात नहीं दी जाएंगी उस वक्त तक हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कम नहीं होगी, और जब तक हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कम नहीं होगी हम अपने नेबर से कम्पीट नहीं कर पाएंगे। हम देखते हैं कि आए रोज़ जो किसान यूनियंस हैं वो भी प्रोटेस्ट करती हैं कि हुकूमत ने सब्सिडी नहीं दी, हमें रिलीफ नहीं दिया, किसानों का हक छीन लिया गया। अभी माजी में भी हुए प्रोटेस्ट, दोबारा से शायद अभी स्टार्ट हो जाएं। आप हुकूमतों को किस कदर कसूरवार समझते हैं स्टेट की सतह पर कि ये शोबा अगर पीछे रह गया या पाकिस्तान इसमें फ्लरिश नहीं कर सका? क्योंकि आप तो 1954 से आपका ये फैमिली बिजनेस है। जी, 1954 से मेरे जो दादा अबू थे, ग्रैंड फादर थे, उन्होंने कोल्ड स्टोर लगाया था 54 में। 78 में मेरे वालिद साहब ने ज्वाइन किया, फिर 91 से हम इंटरनेशनल ट्रेड में आए, 2011 से मैं ख़ुद इस कारोबार में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी तो अब 3rd जनरेशन है इस काम में। और देखें जो किसानों के इश्यूज़ हैं और जो बाकी इश्यूज़ हैं, देखें हमें बुनियादी तौर पे किस चीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है कि हमें इस चीज़ पे काम करना है अपने मुल्क में कि हमारे मुल्क में जो डिपार्टमेंट्स तो बने हुए हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव नहीं है कई चीज़ों में, जिनमें उनको हाइपर एक्टिव होना पड़ेगा अगर हमने आगे कम्पीट करना है। देखें हमें ये इल्म नहीं है कि हमारे मुल्क के अंदर किस चीज़ की कितनी प्रोडक्शन की जा रही है, ताकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आपके मुल्क में कौन सी चीज़ कितनी प्रोड्यूस की जा रही है, उसकी आपको वहाँ पे कितनी डिमांड है, ताकि सिर्फ आप उसमें जो एक्सेस है उसको एक्सपोर्ट की इजाज़त दें और जो एक्सेस नहीं है उसको आप एक्सपोर्ट की इजाज़त ना दें। जब हमारे यहाँ पे जो भी दुनिया में जो चलता आ रहा है सिलसिला वही चलता आ रहा है कि एक क्रॉप है, 3 महीने 4 महीने की क्रॉप होती है, उसके बाद आप उसको प्रोक्योर करते हैं राउंड द ईयर उसकी सप्लाई को इंश्योर करने के लिए। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे मुल्क में जो बहुत बड़ा मसला इस चीज़ है कि हमारे मुल्क में एक चीज़ प्रोड्यूस होती है, हमें ना पता होने की वजह से कि वो कितनी प्रोड्यूस हुई है, हम उसको पहले शुरू में एक्सपोर्ट कर देते हैं, उसके बाद वो चीज़ महंगी हो जाती है, फिर उसके बाद हम उसको इम्पोर्ट कर लेते हैं। हम लोगों को डबल कॉस्ट पड़ती है उस चीज़ की। उससे ऑब्वियसली जब आप किसी चीज़ को इंपोर्ट करेंगे तो आपके ज़र मुबादला के ज़ख़ायर मुल्क के ज़ाया होंगे, जो चीज़ आप सेव कर सकते हैं वो आप सेव नहीं कर पाएंगे।
किसानों के इश्यूज़ अपनी किसी हद तक किसानों के इश्यूज़ ठीक हैं, किसी हद तक किसानों के इश्यूज़ ठीक नहीं हैं। पिछले अगर आप 2-3 साल से बात करें, स्पेसिफिकली पीएमएलएन के टेन्योर की अगर आप बात करते हैं, तो पीएमएलएन के टेन्योर में किसानों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया गया। किसान ने पिछले 2-3 साल में जितने पैसे कमाए हैं, उतने किसान ने आज से पहले पैसे नहीं कमाए हुए थे। किसानों के जो इश्यूज़ हैं वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हैं, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि किसानों को बिजली बहुत महंगी प्रोवाइड की जा रही है, किसानों को खाद बहुत महंगी मिलती है, किसानों को पानी बहुत महंगा मिलता है, और ये चीज़ें किसानों को महंगी मिलने की वजह से इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट हम कम नहीं कर सकते। और मुल्क के जो मुआशी हालात हैं इस वक्त, लोग बहुत ज़्यादा महंगी सब्ज़ी और फल अफोर्ड नहीं कर पाते। बिजली महंगी होने की वजह से, गैस महंगी होने की वजह से, अद्वियात महंगी होने की वजह से लोगों के पास पैसे नहीं बचते कि वो बहुत महंगी सब्ज़ी या बहुत महंगा फल अफोर्ड कर सकें अपने रूटीन में इस्तेमाल करने के लिए। तो हम लोगों को इसके लिए, किसानों के लिए इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। सबसे पहला बुनियादी चीज़ जो हमें करने की ज़रूरत है वो हमें ये करने की ज़रूरत है कि हम लोग एक ज़िले का दूसरे ज़िले से कंपटीशन करवाएं, एक सूबे का दूसरे सूबे से कंपटीशन करवाएं, और उसके बाद जो सूबा ज़्यादा यील्ड प्रोड्यूस करता है या जो ज़िला ज़्यादा यील्ड प्रोड्यूस करता है उसको हम इनामात दें। इनामात भी ज़रूरी किस्म के इनामात दें, जिससे आप ज़मीन लेवल करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स दें उनको, आप ट्रैक्टर्स दें, आप उनको सस्ते फर्टिलाइज़र दें। इससे बाकी जो आपके ज़िले हैं वो भी उस चीज़ से मुतासर होंगे। ऑब्वियसली जब आप कंपटीशन किसी चीज़ में क्रिएट करेंगे तो हर बंदा दूसरे बंदे को कम्पीट करने के चक्कर में बेहतर काम करने की कोशिश करेगा। उसका रिज़ल्ट किसको मिलेगा? उसका रिज़ल्ट एंड कंज्यूमर को मिलेगा। बिजली के इश्यूज़ हमारे मुल्क में चल रहे हैं, इसका सबसे आसान तरीकाकार ये, आप हमारे जो किसानों के ट्यूबवेल्स उनको सोलर पैनल पे शिफ्ट करवाएं। उनको आप सोलर पैनल से शिफ्ट करवाएंगे, उससे बिजली की कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो जाएगी। अच्छा उमैर साहब, ईद का मौका है, कोई एक पैगाम हमारे जो नाजरीन है ज़्यादातर यूथ हैं, तो क्या पैगाम देंगे? यूथ के लिए मेरे पास सबसे इम्पोर्टेंट पैगाम यही है जो मेरे जहन में इस वक्त आ रहा है कि विदाउट डायरेक्शन हार्डवर्क का फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले अपनी डायरेक्शन का तयन करें, मार्केट रिसर्च के बाद एक आइडिया जनरेट करें। जब आपके जहन में वो आइडिया आ जाता है, उसके बाद आपने लोगों की बातों पे तवज्जो नहीं देनी। आपको हर बंदा डिस्करेज करेगा, आप जो काम करने जा रहे हैं ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये नॉन प्रैक्टिकल है, इसमें आपको फेलियर मिलेगा, पता नहीं इसका क्या रिज़ल्ट आएगा, तुम ये कर दोगे वो कर दोगे। उस वक्त आपने किसी की बात नहीं सुननी, उस वक्त आपने अल्लाह पे तवक्कल करना है, जो सबसे ज़रूरी काम है। अल्लाह पे तवक्कल करके अगर आपका वो काम अल्लाह की मखलूक के लिए फ़ायदेमंद है और उससे आप कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसमें आपको बहुत बरकत अता करेगा। आप खलूस दिल से अल्लाह ताला से दुआ करें। अल्लाह ताला कहता है मैं तुम्हारी शाह रख से ज़्यादा करीब हूँ। तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला आपको उस चीज़ में मुकम्मल कामयाबी अता करेगा। नामुकम्मल या नाकामयाबी वाली कोई चीज़ इस तरह की दुनिया में नहीं है। हर चीज़ शुरू में नामुमकिन लगती है, लेकिन उसको मेहनत से और अल्लाह की रहमत से मुमकिन बनाया जाता है। अब इस वक्त जो लोग खसूसन गाँवों में देहातों में मेरा पैगाम सुन रहे हैं, जो इंसान देहात में रहेगा और देहात को आबाद करने की कोशिश करेगा और ख़ुसूसन एग्रीकल्चर पे तवज्जो करेगा, आने वाला दौर उसी का ही है। फूड की शॉर्टेज दुनिया में रहेगी, फूड जिस तरह आबादी बढ़ती जाएगी, अपने देहातों को आबाद करें, देहातों पे तवज्जो दें और इसको मज़ीद बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। रुखशान मीर को दे कैपिटल टीवी से इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।